बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है हमारे देखने वाले खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने दिन को खुशगवार तौर पर जानेंगे, एंजॉय करेंगे, आगाज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम को देखते हुए। तो हमारे प्रोग्राम को देखेंगे तो वैसे ही मूड जो है फ्रेश अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम हर वो चीज़ देखें। मेरा मूड अच्छा है, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास एक खबर है जो शायद आपका मूड ऑफ कर सकती है क्योंकि ये खवातीन के बारे में और आप समेत कई खवातीन का मूड ऑफ हो सकता है। और डिपेंड्स कि मैं वो काम करवाती हूँ कि नहीं। हाँ, वैसे ये भी है। तो खबर ये है जी कि अपनी खूबसूरती में मज़ीद निखार पैदा करने के लिए अक्सर खवातीन आईब्रोज बनवाती हैं। इसके अलावा जो भवें हैं वो घनी करने के लिए अक्सर खवातीन घरेलू टोटके भी इस्तेमाल करती हैं। तो इस हवाले से एक अहम तहकीक सामने आई है और वो ये कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईब्रोज बनवाने वाली 2 खवातीन में सिस्टमैटिक सार्कोइडोसिस नामी एक बीमारी है जिसकी तशखीस हुई है और इस बीमारी में इंसान के फेफड़े फूल जाते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। माय गॉड, रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इन दोनों खवातीन ने अपनी आईब्रोज बनवाई थी और ये परमानेंट माइक्रो ब्लेड से बनवाई गई थी, जिसकी वजह से ये पता चला है कि ये बीमारी इनको हुई है। और असल में मैं ये बात बता दूं कि ये हमारे लिए नहीं है। जो धागे से खवातीन आईब्रोज बनवाती है ना, उनके लिए नहीं है अजीम। ये आजकल ट्रेंड चला है कि जैसे आप देख सकते हैं, वीडियो भी चल रही है, परमानेंट आईब्रोज बनवाई जाती हैं, परमानेंट मेकअप करवाया जाता है, परमानेंट। माइक्रो ब्लेड क्या होता है? माइक्रो, ये भी देखिए, माइक्रो ब्लेड यूज किया जा रहा है। ये एक टेक्निक है। यस, टेक्निक है और ये परमानेंट आपके आईब्रोज बन जाते हैं। अक्सर में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी आईब्रोज नेचुरली बहुत कम होती हैं, तो वो लोग फिर परमानेंट आईब्रोज बनवा लेते हैं। उनकी परमानेंट जो भवे है वो घनी हो जाती है और वो एक शेप में आ जाती है। वो शेप में आ जाती है। तो मेरे ख्याल से फिर इस टेक्निक की वजह से कोई वायरस होता है। यस, और ये उन लोगों के लिए जो ये आईब्रोज परमानेंट बनवा रहे हैं। उसके अलावा लिपस्टिक भी हमने देखा परमानेंट लग रही है, टिंट लग रहे हैं परमानेंट, ब्लश ऑन्स लग रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके हवाले से भी देखिए, शायद कोई सामने आ जाए, लेकिन ऑब्वियसली लेकिन ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। मतलब 100 में से 2 खवातीन को ये हो गया, तो वो तो अगर आप हर ट्रीटमेंट की बात करें ना, आप हार्ट ट्रीटमेंट की बात करें, वैसे ये बात है कि आई ट्रीटमेंट की बात करें, ओवरऑल नंबर्स का पता होना जरूरी है कि कितने % लोगों पे ये जो है वो हुई। इनको चेक किया गया और 2 उनमें से निकले ना, तो टोटल नंबर भी पता होने चाहिए। मतलब हमारे यहाँ पे भी अब अजीम ट्रेंड आ चुका है, लेकिन वेस्ट में तो एक अरसे से ट्रेंड है कि वो अपनी किसी चीज से खुश नहीं है। वो हर चीज की सर्जरी करवाते हैं और वो समझते हैं कि ये ब्यूटी को इनहेंस करता है। यानी वैसे शहरबानो हो सकता है इस वजह से भी जैसे यूज्ड सिरिंज इस्तेमाल कर ली जाती है, उसी तरह से जिस किसी टूल के जरिए ये परमानेंट की जाती हैं, वो किसी एक ऐसे शख्स पे इस्तेमाल हुई हो जिसमें कोई ऐसी डिजीज ऑलरेडी हो, उसका वायरस किसी दूसरे में ट्रांसमिट हो गया हो। तो मेरे ख्याल से इस वजह से भी हो सकता है। तो बहरहाल तमाम खवातीन जो परमानेंट ब्लेड का जो वर्ड यूज हुआ, आई डोंट नो क्या, हाँ, माइक्रो ब्लेड जो है, वाकई ये तो एक ही है ना, तो सबके स्किन के अंदर तो वही पिंच कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये सब पर नहीं अप्लाई हो सकती। इतने लोग कर रहे हैं, पता नहीं अब इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि, लेकिन फिर भी अगर आप सब लोग कर रहे हैं तो एहतियात करें और अब आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर करें कि जो भी टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं सारे प्रोसीजर में प्रॉपर सैनिटाइज हों या वो नए हो, जो भी इसका तरीकाकार है उसको ऑफिशियली फॉलो किया जाए। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं शहरबानो। अब कुछ बात करते हैं भारत की, जहाँ पर आजकल इंतखाबात की गहमा गहमी है। सवाल ये है कि अगर हुक्मरान पार्टी बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? चाय लगाएंगे? ये नहीं, चाय तो ये पहले बेचते थे, लेकिन अब ये जो करने वाले हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो ये है कि एक वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया पर, खासी वायरल हो रही है, बड़े उस पर तबसरे तजिए किए जा रहे हैं। एक साहब हैं जो गोलगप्पे बेच रहे हैं। अच्छा, तो पहले वीडियो देखते हैं। बिल्कुल नहीं दिखाते हैं ना अपने नाजरीन को। ये देखें जी, ये शहरबानो एक साहब हैं जो गोलगप्पे बेच रहे हैं और इनकी शक्ल जो है वो हूबहू मोदी जैसी है। माय गॉड, अब शक्ल दिखाएं भाई, शक्ल नजर आनी चाहिए तो हम बताएंगे है कि नहीं। हाथ तो लग रहे हैं वैसे। ये वीडियो बड़ी फेमस हुई है और इसके ऊपर बड़े तबसरे तजिए किए जा रहे हैं। ये पानी पूरी वाला सीन है ना, अब ये चेक माय गॉड, वाकई अभी मुझे फुल चेहरा नजर नहीं आया, अभी आएगा इनका चेहरा नजर। अभी तो ये गोलगप्पे दिखा रहे हैं। ये क्या AI से तो नहीं बनाया गया? नहीं, ये कोई साहब है, गुजरात रियासत के मेरे ख्याल से, और इनकी शक्ल नरेंद्र मोदी से बहुत मिलती है और लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट ये बिजनेस है, ज्यादा ओरिजिनल है नरेंद्र मोदी से। बिल्कुल सही बात है। किसी ने ये कहा कि दिस पानी पूरी मैन लुक्स मोर ऑनेस्ट एंड सिंसियर, हिज लुक्स आर मोर जेन्युइन।
तो अब ये तो देखना पड़ेगा कि अभी जो इंतखाबात का वहाँ पर सिलसिला जारी है, 7 मरलों में अच्छा, वो ऐसे भी तो हो सकता है ना कि जब किसी की जान को खतरा हो तो वो ढूंढ के लाते हैं कि इससे मिलती जुलती शक्ल का जो बंदा है इसको लेके जाएंगे जहाँ पर ज्यादा खतरा है। तो मोदी साहब ले भी सकते हैं इन बंदे को और कहेंगे कि तो वैसे उनकी जान को तो खतरा क्या ही होना है, उनसे लोगों की जान को खतरा है, लेकिन वो इनको यूज कर सकते हैं जहाँ पर उनके जाने का मूड ना हो। लेकिन देखे ना, एक बैकअप करियर तो मिल गया ना उन्हें। अगर बीजेपी इलेक्शन हार जाती है और या फिर इनको टपका के वो खुद भी आ सकते हैं इनकी जगह पर, क्योंकि ये तो वो बहुत ज्यादा करते हैं, इसमें वो बहुत माहिर है। नहीं होगा तो इवेंचुअली यही, अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो इन साहब को साइड पे करके इनकी जगह खुद गोलगप्पे बेचना शुरू कर देंगे, क्योंकि फिर तो ऑब्वियसली आपको बैकअप तो चाहिए ना। बुरी बात नहीं है, उनका वैसे स्टैंडर्ड जो है वो हाई होगा। इससे पहले वो चाय ही बेचते थे और अब इसके बाद गोलगप्पे बेचेंगे तो अच्छी बात है। मेहनत नहीं चाहिए, बहुत अय्याशी कर ली उन्होंने, मुसलमानों पर बहुत जुल्म के पहाड़ ढालिए। अब थोड़ा उनको भी, वैसे वो जो जीतते हैं ना वो इसी बात पे, इसी नारे पे जीतते हैं कि मुसलमानों को हम निकाल देंगे, हम हिंदुत्व लेकर आएंगे। तमाम अकलियतों के खिलाफ वहाँ पर प्रॉपर कैंपेन की जाती है और बड़े एक्सट्रीमिज्म वाले एलिमेंट्स वहाँ पर नजर आते हैं। तो बहरहाल ये तो वो साहब हैं कि जिनकी शक्ल मोदी से मिलती है और गोलगप्पे बेच रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको बताते हैं हमारे मुल्क में क्या हो रहा है जी। जनाब हुकूमत ने टैक्स ना देने वालों के खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है और एक तजवीज़ सामने आई है जिस पर अमल दरामद कराया जा रहा है। वो ये है कि जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5 लाख से जायद टैक्स ना दहिंदगान के नाम रजिस्टर्ड मोबाइल सिम बंद करने के अहकाम जारी कर दिए और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी इसके अलावा दीगर टेलीकॉम कंपनीज को ये कहा गया है कि इन अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल फ़ोन बंद करके 15 मई तक FBI को इत्तला फराहम की जाए। और FBI का ये भी कहना है कि ये तमाम अफराद 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी मोबाइल सिम्स दोबारा बहाल करवा सकते हैं। ओके, मोबाइल सर्विसेज बहाल हो सकेंगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ क्लियर करें अजीम, कि मोबाइल बंद किए जा रहे हैं या सिम बंद कर दी गई ना, तो फिर टैक्स नहीं दे रहे उनके लिए बिल्कुल जो फाइलर हैं, रिटर्न्स फाइल नहीं की, या फिर जो लोग इस काबिल हैं जो नॉन फाइलर हैं उनके बारे में क्या, फाइलर नहीं हो रहे। हाँ, नॉन फाइलर जो है उनके बारे में क्या है? उनके बारे में भी यही है कि वो फाइलर हों और वो टैक्स फाइल करें। हाँ, क्योंकि टैक्स जमा कराना तो भी आप सबका कौमी फरीजा होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चलती ही टैक्स तो ये जो बड़े बड़े वेयर हाउसेज वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये उन पर भी वेरी होगा या फिर उन गरीबों पर? पाकिस्तान में वैसे शहर ये है कि ज्यादातर जो बिजनेसमैन है ना, अभी एटलीस्ट मैं जिनको जानता हूँ, जिनके साथ मेरी बातचीत हुई है, दे आर फाइलर। वो लोग फाइलर हैं क्योंकि उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। फाइलर होने में एक्चुअली फायदा है, उसमें आपको बहुत सारी टैक्स एग्जाम्पशंस मिलती हैं और बड़े एडवांटेजेस मिलते हैं। जैसे एक इसकी छोटी सी मिसाल ये देता हूँ कि अगर एक नॉन फाइलर है, उसने गाड़ी लेनी है तो उसके ऊपर टैक्स कुछ और उसको पे करना पड़ेगा, और अगर फाइलर है तो उसको टैक्स कम हो जाता है। जबरदस्त, ये तो अच्छी बात है। तो मैं तो फाइलर हूँ, आप फाइलर हैं? जी जी, मैं फाइलर हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो फाइलर है वो अब तैयार हो जाए कि उसने अपने टैक्स देने हैं, और जो नहीं है वो फाइल करनी है। बहुत अच्छी बात है अगर आप फाइलर होते हैं। मैंने देखा है इसमें बड़ी आसानियाँ हैं। अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी है तो आपकी कुछ पैसे काफ़ी कम हो जाते हैं अगर आप फाइलर हैं तो। आपने नंबर लगवाना है, उसमें आपको आसानी मिलती है अगर आप फाइलर हैं। ज़मीन के मामले में अगर आप फाइलर हैं तो बड़े एडवांटेजेस हैं, हो जाए, अच्छी बात है। तो ये टैक्स के हवाले से जी बिल्कुल शहर बानो। अगली खबर हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। एजुकेशन के हवाले से है, अच्छी खबर है, आप तक पहुंच जाते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से एक बड़ी खबर है। वो ये है कि मशहूर अमेरिकी कंपनी गूगल और उसकी मकामी जो पार्टनर हैं उनकी जानिब से, टेक वैली उनका नाम है कंपनी का, उनकी दोनों नुमाइंदों की जानिब से पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद गूगल ने पाकिस्तान में 50 स्मार्ट स्कूल कायम करने का ऐलान किया है और इसके अलावा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, टीचिंग ट्रेनिंग भी होगी, वर्कशॉप्स होंगी इस हवाले से। गूगल करियर सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे नौजवानों की ट्रेनिंग के अलावा। एक पब्लिक गूगल रेफरेंस स्कूल भी कायम किया जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम को आईटी के हवाले से बताया जाए, समझाया जाए। हम अपने हमसाया ममालिक में तो देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े आईटी हाउसेस बनाए गए हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हैं। 50 ये स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं, स्मार्ट स्कूल्स इन्हें कहा जा रहा है जी। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड फीचर होंगे जिनके प्रैक्टिस सेट्स वहाँ के स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे ताकि वो AI टूल्स को इस्तेमाल करना सीखें। इसके अलावा डिफरेंट रेंज ऑफ डिजिटल टूल्स इन स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली कनेक्ट होने के तरीक़ाकार बताए जाते हैं। और कहा यह जाता है कि जी इन स्कूल्स में पढ़ने के बाद जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो बूस्ट होती है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। वो तमाम पेरेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चों को डिजिटली तालीम दिलवाना चाहिए। गूगल के बारे में अब नहीं पता या गूगल को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता,
जितने भी अब न्यू जनरेशन है या हमसे पहले की जनरेशन है, गूगल को सब जानते हैं। गूगल तो एक सर्च इंजन है ना, गूगल को तो सब ऑब्वियसली जानते हैं, आप सही कह रही हैं। और उसको इस्तेमाल के पहले तो अब उसके अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज्यादा सोफिस्टिकेट हो रही है, हाँ सही, वो उसमें मजीद टूल्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं, फिर उन टूल्स को यूज करते हुए आप मजीद कैसे कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपनी स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। का जमाना आ चुका है और अब हर चीज जो है वो अपने आप को उसी तरह से आगे लेकर जा रही है। सबको एआई के बारे में पता होना चाहिए, सबको उसके बेसिक टूल्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। दिलचस्प खबर आपके साथ शेयर करते हैं। खबर है तुर्की से, जहां एक शख्स ने रेस्टोरेंट्स के साथ अनोखा मजाक किया और इस नामालूम शख्स ने किया ये जी के फूड डिलीवरी ऐप पर जाली नामों से कई ऑर्डर्स किए और फिर सबको एक ही एड्रेस भी भेज दिया। तो फिर हुआ ये कि 25 डिलीवरी बॉयज जो हैं वो एक बिल्डिंग के सामने हुए और जिस नंबर से उन्होंने ऑर्डर किया था उस पर कॉल की तो पता चला वो नंबर भी नकली है, नंबर बंद है। तो इस तरह से एक ही एड्रेस पर ये सारे मौजूद थे और ये वीडियो भी शर्मानो देखे कितनी इंटरेस्टिंग है। 25 डिलीवरी बॉयज मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के साथ ऑर्डर लेके एक ही बिल्डिंग के बाहर खड़े हैं। इट्स नॉट गुड, आई थिंक बहुत बुरी बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मजाक अपनी जगह, लेकिन आप उनको 25 रेस्टोरेंट्स के लोगों को बुलाकर पता नहीं क्या एंजॉय करते हैं, मुझे तो इस बात पे समझ नहीं आता। मैं एक्चुअली में एक अखबार में इस खबर की थोड़ी सी डिटेल पढ़ रहा था और वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि ये साहब जो हैं वो अपनी एक फ्रेंड से नाराज थे और उससे उनको बदला लेने के लिए उनके घर का एड्रेस दे दिया। मतलब ब्रेकअप हो गया बदला लिए उनके घर के बाहर इन्होंने सारी फूड डिलीवरी करवा दी। अच्छा, ऐसे शख्स पर कोई कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए ताकि इस तरह के मामला जो हैं वो ना हो। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी, आपके साथ शेयर की है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं एक और बड़ी मजे की चीज़। वो ये है कि लंबे बालों वाली घोड़ी आपने कभी देखी है? लंबे बालों वाली घोड़ी बिल्कुल मैंने देखी है शहर बानो, लेकिन इतनी लंबे बालों वाली देखी है कि उसका उतना कद ना हो लेकिन बाल बहुत लंबे हो। लेकिन छोटे कद में ज्यादा लंबी दुम वाली या ज्यादा लंबे बालों वाली वो मैंने नहीं देखी। नहीं देखी। तो खबर जो है ना वो इसी से मुतल्लिक है। आपको बताते चलें कि बालों का आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले लोग तो ये हैं कि कौन, अगर हम इंसानों की बात करें किसके बाल लंबे किसके नहीं, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं छोटी नस्ल की घोड़ी से जिसने सबसे लंबी दुम रखने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। अमरीकी रियासत साउथ कैरोलिना की ये रहने वाली घोड़ी है और इस क्यूट सी घोड़ी का नाम स्वीटी बताया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि 34 साला स्वीटी का कद सिर्फ 3 फीट 1 इंच है और इसकी दुम जो है 5 फीट 11 इंच लंबी है। कद से लंबी इसकी दुम है। बिल्कुल, वाह वाह। और गिनीज बुक में बिल्कुल गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने ऑफिशियल पेज पर जो है वो इस स्वीटी की वीडियो शेयर की है जिसे शायकीन की जानिब से खूब पसंद किया जा रहा है। और ये वीडियो हम भी अपने नाज़रीन को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि छोटी सी ये घोड़ी है और उसकी दुम चेक करें, दुम कितनी लंबी है, उसके कद से ज़्यादा उसकी दुम लंबी है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने लगाया है और आई एम श्योर कि अब इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कोई और साहब भी सामने आएंगे कि जो कोई इस तरह की खास ब्रीडिंग कराएं कि जिनकी घोड़ी कद में इससे भी छोटी और दुम इससे भी लंबी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बहुत ही क्यूट लग रही है। और मुझे अब याद नहीं आ रहा, मेरे ज़हन से निकल गया, क्या कहते हैं हम इतने छोटे घोड़ों को? कुछ कहते हैं पोनी। यस, पोनी कहा जाता है। और लेकिन शहर बानो ये तो लंबी पोनी भी कर सकती है। इस पोनी की पहले पोनी हुई है। और ये घोड़ी जो है इसकी एज भी काफी ज्यादा होगी यार। हाँ, 25 साल की होगी। 34 साल इसकी जो है वो बताई जा रही है एज। और 34 साल मेरे ख्याल से किसी भी जानवर की जो एज है वो अच्छी खासी कंसिडर होती है। तो हमारी तो दुआ है कि जी ये जो मालिकान है इस घोड़ी के वो इस जानवर का खास ख्याल रखें और इसी तरह से दिल लगा के इसकी खिदमत करें और इसकी पोनी करें। है कि उनकी जो उसकी घोड़ी की जो पूंछ है वो इतनी लंबी हो गई है। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते, मुश्किल है, चलने में मुश्किल होती है, मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो कटवा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जानवरों से प्यार किया जा रहा है। बिल्कुल मालिक जो है इस घोड़ी के यकीनन वो इस वीडियो को देख के पता चलता है कि वो कितनी मोहब्बत करते हैं। एग्जैक्टली, वो बहुत प्यार से। और साथ उन्होंने वो मेजरमेंट्स भी करके बताई हैं कि इतनी लंबी पूंछ है, कद जो है वो 2 फीट और कुछ इंचेस का है, लेकिन जो उसकी पूंछ है और जो बाल है उस पर वो बहुत लंबा। शहर बानो, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ और वो ये कि आपने यकीनन बोलने वाले तोते देखे होंगे। हाँ, देखे ना बोलते हुए तोते, कितने क्यूट लगते हैं। आपने कोई ब्रेक डांस करता हुआ तोता देखा? नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, दिखाएं, मजा अगर मैं आपको दिखाऊं तो मन्ने जो गया तेरा ही कमाल है। क्या?
जादू। तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं जी, और इस वीडियो में एक तोता है और ये बड़ा ही जबरदस्त ब्रेक डांस कर रहा है। चलिए अजीम, आपने तो ठुमके कहा, ठुमके तो नहीं, इसको ब्रेक डांस कहते हैं। ब्रेक डांस किया जा रहा है उनकी जानिब से, तोता साहब की जानिब से। हम पंजाबी देसी लोग हैं, हमें नहीं समझ आती ब्रेक डांस की। हमारे लिए हर डांस ठुमके वाला डांस होता है। तो वो कॉपी कर रहा है अपने मालिक को। हाँ, और बड़ा बिल्कुल ड्रेस भी वैसे ही पहना हुआ है मालिक ने। मुझे लगता है मालिक ने नहीं, ये तोते ने पहले ब्रेक डांस किया, उसके बाद ये खातून ने इनको कॉपी किया कि तोता कर क्या रहा है, मैं खातून भी ने ऐसे तोते को कॉपी किया? मुझे ऐसे ही लग रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है तोते ने खातून को कॉपी किया। देखिए ना, खातून ने कपड़े भी मैचिंग पहने हैं तोते से, ऊपर से यानी कि येलो, नीचे से ग्रीन। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो ये खातून है वो इस तोते के साथ कंपटीशन में? यस, वो नहीं, उनको अच्छा लगा ना, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई होगी, तो खातून ने फिर उसको कॉपी किया। आप ये बताएं कि अच्छा कौन कर रहा है? कोलैब किया, दोनों बहुत अच्छे गए। तोता ऑब्वियसली तोता मतलब ब्रेक डांस करे, क्या बात है। मेरे ख्याल से ये भी सिखाया गया होगा इसके मालिक की जानिब से। और तोतों की बहुत सी नस्लें होती हैं, पैरट्स की। वैसे मैंने तो पहली दफा डांस करता हुआ तोता मैंने पहली दफा देखे जी। इससे पहले मैंने बोलने वाले तोते बड़े देखे हैं और काटने वाले तोते बहुत देखे हैं, और डांस करने वाला तोता मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो बड़ी क्यूट वीडियो है, बड़ी खूबसूरत वीडियो है, और आई एम श्योर कि ये एक इंटेलिजेंट किस्म की ब्रीड है और ये खातून इसको मजीद चीज़ें भी सिखाएंगी। और वैसे कहा भी जाता है शहरबानों के जो पैरट्स होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और उनकी अकल बिल्कुल कुछ किस्म के छोटे पैरट्स बच्चों ऐसे भी जैसी होते होती है और मिमिक करते हैं वो। एक रिसर्चर ने रिसर्च की थी और मैं उसकी वीडियो देख रही थी। वो कह रहे थे कि आपको अंदाजा ही नहीं कि आपके कितने वर्ड्स जो है वो पैरट अपनी मेमोरी में रखकर उसको बोल सकते हैं। बिल्कुल। और फिर वो उनको परफॉर्म भी कर सकते हैं, और डिफरेंट ब्रीड्स पर ये मतलब अप्लाई होता है। सब होते नहीं, कुछ ब्रीड्स हैं जो इंसानों की तरह बात भी कर सकती हैं और डांस भी कर सकती हैं, एक्ट भी कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं। एग्जैक्टली ये तो जी आगे बढ़े और फिर हम लोग एक और खबर अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। एक्चुअली ये तो पाकिस्तान का एक प्राइड है, ख़तरनाक और मुश्किल खेल है जी रैली का। तो इस वक्त हब रैली के 11वें एडिशन के फाते हैं जियाद होत, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने प्रीपेड ए कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल की है और इस रेस में बताया जा रहा है कि जी मुल्की और गैर मुल्की तकरीबन 54 ड्राइवर्स हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है, और जियाद ने 51 किलोमीटर का ये फासला 34 मिनट 18 सेकंड्स में मुकम्मल किया है और फतह का ताज अपने सर सजाया है। और इस फतह के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत करना पड़ी, इस खतरनाक खेल का शौक कैसे पैदा हुआ, उन्हीं से जानते हैं। तो आपको वेलकम करते हैं जियाद, कैसे हैं आप? और आपको मुबारक हो बहुत बहुत कि आप मुकाबला जीत चुके हैं। तो ये बताएं कि आपको रेसिंग का शौक कैसे पैदा हुआ? बड़ा मुश्किल और ख़तरनाक खेल है ये। जी वालेकुम अस्सलाम। ये रैली का शौक मुझे 2016 में जब फर्स्ट टाइम गवादर में रैली हुई तो उस टाइम मैं ऐसा देखने गया। फिर 17 में हुआ, मेरा एक दोस्त ने हिस्सा लिया, मैं उसका एज अ सपोर्ट टीम गया था। तो उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये रेस में जो चलाते हैं ये तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी तरह 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम रैली में पार्टिसिपेट किया एज अ स्टॉक कैटेगरी में। सही। तो हमने ये भी देखा है कि जी साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी जैसे बड़े ही शानदार और हमेशा की ये जीतते रहे रेस कामयाब ड्राइवर हैं बड़े, इनके होते हुए आपने कामयाबी अपने नाम की, कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये आप समझें कितना 6-7 साल की मेहनत है। तो हम चलाते आए हैं स्टॉक में, तो हमने उन्हीं से सीखा है, नादिर खान से हमने सीखा है कि किस तरह हमने उनकी वीडियोस देखी हैं, उनकी लाइव, मतलब मैं उसका बड़ा फैन हूँ। तो मैं उसके रैली देखने के लिए हर वक्त जाता था, तो देखता था वो कैसे चला रहे हैं। तो उनके चलाने से ही हमने सीखा है कुछ। वो कहते हैं ना कि कभी और हमारे दोस्त है ना, उनके देखते देखते बस एक शौक चढ़ा और उन्हीं से हर चीज। ये रैली इस तरह है ना कि आप जाके जितना प्रैक्टिस हर चीज में, बल्कि आप प्रैक्टिस जितना अच्छा करते जाएंगे ना उतना ही आप इम्प्रूव करते जाएंगे। तो हमने इन्हीं से कुछ अपने से इम्प्रूवमेंट करते करते। कैसा ट्रैक होता है? बताया जाता है छोटा ट्रैक होता है, बड़े टर्न्स होते हैं, बड़े शार्प टर्न्स होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था? जी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा अब रैली में। ये मेरा वन ऑफ फेवरेट ट्रैक है और ये टर्न बहुत ज्यादा है, ट्रैक छोटा है, इस तरह छोटा है कि किलोमीटर कम है। वैसे दूसरे रेसेस हमारे जितने भी होते हैं वो 200+ किलोमीटर के होते हैं, लेकिन ये 51 किलोमीटर का ट्रैक था और बहुत बेहतरीन इन लोगों ने डिजाइन किया था, टोयोटा हाईवे मोटर्स। और जो ट्रैक डिजाइन किया था बीबकर बलोच ने, बहुत जबरदस्त ट्रैक था, सब रेसर्स को मजा आया इस पे चलाते हुए। ठीक है, अच्छा जियाद हमें बताइएगा कि आपके साथ एक और मुआवन ड्राइवर भी होता है, उसका क्या काम होता है?
जी, मेरे साथ मेरा को ड्राइवर होता है, इलाल बिचकी उसका नाम है। और वो मुझे ना, वो असल में हम ट्रैक को रेस करने से पहले एक मरतबा रेकी करते हैं। जो अच्छा। रेकी में हम अपने नोट्स बनाते हैं, तो जो नोट्स होते हैं वो मेरा को ड्राइवर अपने पास नोट करके, वो जो रैली के दिन मैं तो गाड़ी चला रहा होता हूँ, वो मुझे हम इंटरकॉम ओके, के ज़रिए इंस्ट्रक्ट कनेक्टेड होते करता हैं, है। तो वो मुझे बताता जाता है कि भई 50 मीटर पे क्या आ रहा है, 100 मीटर पे सही। क्या आ रहा है, अभी 8 टर्न है या लेफ्ट है, बिल्कुल। राइट तो है, जान सब कुछ हमें वही ये भी बताता पता है। चला है कि गैर मुल्की रेसर्स भी शरीक हुए हैं। उनका एक्सपीरियंस कैसा था? उनके साथ बात की आपने? कैसा लगा उन्हें जीप रैली में शिरकत करके? जी, जी, वो आए थे, उन्होंने कहा कि भई आपकी कंट्री में बहुत पोटेंशियल है इस गेम में, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है और कोशिश करते हैं कि हम भी आपको सपोर्ट करेंगे इस गेम में। अच्छा जयंत, ये बताइएगा कि हम जब देख रहे होते हैं तो इतना फास्ट ड्राइव कर रहे होते हैं, ऐसे दिल दहल जाता है, खौफ आता है कि अभी गाड़ी अगर उलट गई तो क्या आप लोगों को डर नहीं लगता? जी, जी, जो हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं ना, हम्म। हमें इस तरह का कोई फ़ील नहीं होता है। अच्छा, ये खतरों के जो खिलाड़ी बन जाते सस्पेंशन हैं। हमने लगाई हुई है ना, उस पे ये हमें फ़ील ही नहीं होता है। तो तो एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, कोई खुदा ना ख्वास्ता, तो उसके लिए कोई मतलब वहां पर मौजूद होता है मेडिकल जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे होती बिल्कुल हैं। एक्सपर्ट। जी, देखिए हमारी गाड़ियों के अंदर ना सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सेफ्टी 100% है। चाहे वो रोल केज हो या हमारे सीट हो। हमारे जो सीट रैली सीट हम इस्तेमाल करते हैं वो बकेट सीट होते हैं। सही। उनमें ये वो नॉर्मल गाड़ी की वाली सीट नहीं होते हैं। इनमें आप फिक्स्ड होते हो। 5 हार्नेस अच्छा आपको ध्यान, सीट हमने ये बेल्ट भी लगा देखा है होता है। तो कि इसमें जो से अब भी ये रैली खेलते हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें बड़ी मोहब्बत होती है अपनी गाड़ी से और ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी खुद तैयार भी करते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस जी हाँ। बताएं। और ये भी खासा महंगा हाँ जी, शौक भी मैं है। महँगा ये असल में इतना महँगा शुरू में नहीं है। देखो हम्म। आप अगर आप ये इसी तरह ना ये कुछ लोग नए कमर्स को आना चाहते हैं ना, उनको डरा देते हैं कि भई बहुत महँगा है, इस तरह नहीं है। शुरू में जब आप स्टार्ट लेते हैं तो स्टार्ट में वीगो डाले तो वैसे ही चलते रहते हैं हर जगह पे। सही। उसमें खाली आपने शॉक्स डाल बिल्कुल के जयंत, वीगो उसमें डालो तो बहुत आना सस्ता है, है। आप सही जब कह रहे आप हैं। देखें ना जब आप बड़ी लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर आपने इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिर तो पैसे लगते हैं। अच्छा, पैसे इस वजह से लगते हैं, डॉलर महँगा है। ये सामान जयंत, मैं पाकिस्तान आपसे में ये अवेलेबल पूछना चाह रही सामान थी कि मंगवाना आपने कहा है पड़ता कि है इतना डॉलर्स में। महंगा नहीं है, वीगो डाला तो बहुत ही सस्ता है ना, कोई भी ले सकता है 10 ना। करोड़ 1.5 करोड़। बस है 1.5 करोड़ 2 करोड़ का। वैसे अच्छा ये कहिएगा कि वहाँ पर जो जीतता है उसको बड़ा सराहा जाता है, ओपोनेंट्स की जानिब से आप रवैया कैसा था, क्या उनकी जानिब से आपको सराहा गया? जी, जी, बिल्कुल ये रैली कम्युनिटी हमारी, हम बिल्कुल कनेक्टेड होते हैं, हम सब आपस में भाई दोस्त हैं, तो ये नहीं होता है कि किसी के साथ वो होता है, लेकिन ये कि हम फिक्स तो नहीं होता उसको ये सपोर्ट करते हैं कि कि इस जो दफा अच्छा तुम टाइम जीत आता जाओ, है। अगली दफा मैं जीत जाऊंगा। जी, आप लेडीज की कैटेगरीज अलग है, उनका रेस हमारे साथ नहीं होता है। तो ध्यान, अब अच्छा। ये बताएं अब अगला हदफ क्या है? अगला इंशाल्लाह कोशिश है, अभी एक रावी रैली हो रही है लाहौर में, अच्छा। तो अच्छा। उधर जाने का प्रोग्राम है। ठीक है, आप आए, हम आपको वेलकम करेंगे और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उस दिन हम लोग भी आप वहीं पे मौजूद हो, लाइव कवर करें इस रैली को। तो आई एम श्योर कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी अगर आप अपना वीगो डाला हमें दे दें चलाने के जयंत, लिए। हमें ये बता दे जाते जाते कि जी, इनाम मिलता है इंशाल्लाह। जीतने वाले को कोई? जी, इनाम तो मिलता है, हमारा बेसिकली मेन वो टारगेट होता है वो ट्रॉफी। वो ओह। ट्रॉफी हमें होती है, प्राइज मनी इतना नहीं मिलता नहीं, है इनाम जितना बताए ना, इसका इनाम बड़ा क्या नाम मिलता है। है? जी, इनाम क्या मिलता है वो जानना कैश प्राइस कितना है? कैश प्राइज सबसे ज्यादा तो गवादर और एक मरतबा तर रैली में हुआ था जो 8-8 लाख रुपए मिले थे। वैसे इनका मिलता है तकरीबन लाख रुपए, 2 लाख, जो हमारी गाड़ी का एक टायर का भी प्राइस नहीं है। मैं वही कहने लगी थी, ये तो exactly। आपकी गाड़ी का एक टायर का मतलब ये वो शौक है जो अमीरों के शौक है, ये अमीर लेकिन कर सकते एक्चुअली में हाँ, वो जैसे ये ध्यान आप कह रहे हैं कि एक्चुअली में वो जो ट्रॉफी है वो मैटर करती है। वो मैटर करती है। क्या सही। बात है, बहुत शुक्रिया आपका जयान, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, मजीद कामयाब हों और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। नाज़रीन, हर शख्स ख्वाब देखता है मगर वो ख्वाब याद भी रहें ये ज़रूरी नहीं है। सिगमंड फ्रूड जैसे माहिर नफ्सियात का ख्याल है कि ख्वाबों के ज़रिए हम अपनी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं जो आम ज़िंदगी में हम पूरा नहीं कर सकते। कुछ लोगों को नींद के दौरान खौफनाक या कह लें डरावने ख्वाब आते हैं, डरावने मनाज़िर नज़र आते हैं, जबकि अक्सर की रातें पुरसकून गुजरती हैं। तो ये ख्वाब होते क्या हैं, इनकी हकीकत क्या है
और माइंड साइंसेज ख्वाबों के मुतालिक क्या कहती है, इन सब सवालों के जवाब आज जानेंगे। बिल्कुल, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज़ हुसैन। वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइएगा कि ख्वाब कितनी इकसाम के होते हैं? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया जी, बड़ा वालेकुम इंटरेस्टिंग अस्सलाम। टॉपिक है। और पाकिस्तानी कौम तो ख्वाब के पीछे दीवानी है। हाँ, कुछ ख्वाब दिखाए जाते हैं और कुछ ख्वाब देखे जाते हैं। देखिए हमें ख्वाब ज्यादा दिखाए जाते हैं जी, और ख्वाब हम कम देखते हैं। अब ख्वाबों की अगर आप मुख्तलिफ इकसाम की बात करें तो एक ख्वाब वो होता है कि अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश है और वो पूरी नहीं हुई तो ख्वाब में वो ख्वाहिश आप देखते हैं। एक ख्वाब वो होता है कि अगर आप किसी किस्म की जिद्दोजहद में मुब्तला है, कोई परेशानी है, कहीं एफर्ट कर रहे हैं आप, तो ख्वाब में आपको इस किस्म की चीज नजर आएगी जैसे आप दौड़ रहे हैं और आप दौड़ नहीं पाते। जी, तो जी। एक ये ख्वाब की तरह। अच्छा, अक्सर ख्वाब जो होते हैं उसको इस तरह कहते हैं कि जिस तरह आप कचरे की बाल्टी सुबह अपने घर से बाहर निकालते हैं ताकि कचरा वाला उसको ले जाए, तो पूरा दिन जो हम अवेक स्टेट में होते हैं उसमें जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, 5 हवास से जो इन्फॉर्मेशन आती है उनमें से अक्सर इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बेकार होती है, इसकी कोई काम नहीं होता। बिल्कुल तो सही। वो क्या होता है, ख्वाब के अंदर में मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब आते हैं जिसमें वो जो इन्फॉर्मेशन है वो रद्द हो जाती है, कचरे की तरह बाहर फेंक जाती है ताकि आप सुबह जब उठें तो आप फ्रेश हैं। तो आमतौर पर ये ख्वाब होते हैं। फिर एक ख्वाब होते हैं उसको कहते हैं इंट्यूटिव ख्वाब। मैं साइंटिफिक जबान में जी, बात जी, जी। कर रहा हूँ, हम्म, जिसको आमतौर पर आप कहते हैं सच्चे ख्वाब आना, इस किस्म की चीज। ये ख्वाब आते हैं आने वाले कोई वाकयात की आगाही करना, और ये ओह, कम लोगों को आते हैं, मगर जब आते हैं तो इतने सच्चे होते हैं कि मतलब मुझे याद है बहुत सारे लोगों ने मुझे पाकिस्तान में जो जलजला आया, पाकिस्तान में जो सैलाब आया, उससे चंद दिन पहले उन्होंने बताया था कि हमने ये ख्वाब देखा है। अच्छा, एक ख्वाब और आता है जो कि बड़ा अजीब और गरीब है। वो ख्वाब ऐसा आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके अजीज रिश्तेदार वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए, जी, बिल्कुल, जी, उनको पहले ख्वाब रास्ता है आता है। उनका, हम्म, और उनको वो ख्वाब पहले आता है। मुझे याद है एक मेरे भाई है छोटे, उन्होंने गाड़ी खरीदी, तो गाड़ी जैसे खरीदी रात को उनको ख्वाब आया, मेरे वालिद मरहूम अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, वो डांट रहे थे कि तुमने गाड़ी क्यों खरीदी। अच्छा, मेरा भाई बड़ा हैरान, 5 या 6 दिन के बाद मिलिट्री पुलिस आई हमारे घर पे, उन्होंने कहा ये गाड़ी आपने खरीदी है। अच्छा, मेरा भाई रिकॉर्ड बहुत अच्छे रखता है, उसने कहा कि ये खरीदी है, कब खरीदी, उसने बताया ये तारीख। अच्छा, जिस तारीख को उसने गाड़ी खरीदी उससे 4 दिन पहले इस जिसके पास ये गाड़ी थी, जो मालिक था, उसने एक मिलिट्री पुलिस वाले को पूरी तरह जख्मी कर दिया था गाड़ी से। हिट एंड रन केस में वो गाड़ी मुलविस थे। अब इसमें कम, यस, गाड़ी मुलविस, अब शुक्र है कि वो रिकॉर्ड था तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मगर आप देखिए कि जो दुनिया से रुखसत हो जाता है उसका कहीं ना कहीं हमसे ताल्लुक रहता है, यानी किसी लेवल पे बिल्कुल वो जिस डायमेंशन में भी हो, जिस जगह भी हो, उनके साथ हमारा ताल्लुक। तो इस किस्म के ख्वाब होते हैं, और ये ख्वाब जो डॉक्टर है साहब, ये इनके ऊपर एक और ख्वाबों की किस्म है। अगर कोई ख्वाब ऐसा है जो मुख्तलिफ इंटरवल्स में आपको बार बार आता है, अगर एक ही चीज़ को आप मुख्तलिफ औकात में देखते हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, उसमें देखना है कि ख्वाब सिंबॉलिक है या रियल है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी लैंग्वेज है सिंबल्स, यानी तस्वीरें, ठीक है। सही। अब पाकिस्तान में किसी शख्स को, मुसलमान को ख्वाब में सांप नजर आए तो उसकी ताबीर कहेगा दुश्मन, जी, 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 जी। मगर हिंदू को ये ख्वाब इंडिया में नजर आए तो कहेगा भगवान है, अच्छा। ठीक है। तो हमारी जो सबकॉन्शियस लैंग्वेज है उसमें मुख्तलिफ सिंबल के साथ हमारे मुख्तलिफ अकाइद जो है वो जुड़े हुए कनेक्टेड है। लेकिन डॉक्टर साहब, कोई साइंटिफिक जस्टिफिकेशन भी है? अगर सांप देखा है तो साइंस क्या कहती है अकायद के अलावा? साइंस कहती है अगर सांप देखा है आपने तो इसका मतलब कि या तो आपको सांप का खौफ है, या सही। कोई काम करना चाह रहे जिसमें आपको डर लगता है कि काम नहीं होगा। अच्छा, ओह, डॉक्टर साहब, कोई ऐसे ख्वाब भी होते हैं कि जैसे आपने ख्वाब देखा सुबह के टाइम अपने बारे में और वो 4 से 5 घंटे में पूरा हो गया? जी, उसको इंट्यूटिव ख्वाब देखते हैं और वो रियल ख्वाब होता है। हाँ, जैसे जिन्होंने इस किस्म की चीजें देखी है उनको रियल में नजर आई है बाकायदा। नाइला जाफरी एक मशहूर टीवी आर्टिस्ट भी थी, और उस दिन मेरे साथ बैठी थी। उसने जब जलजला आया था हमारा नॉर्दर्न एरिया में, उसने 4 दिन पहले वो जलजला देख लिया था। 8 उसने मुझे अक्टूबर वाला। बताया कि मैंने देखा है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जो चीज होने वाली है कायनात में वो कहीं ना कहीं उसकी इत्तला मिलती रहती है। अब आम आदमी का जहन जो है, देखें, जब हम बेदार हालत में रहते हैं तो हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बीटा होती है। बीटा फ्रीक्वेंसी की जरूरत ये होती है कि हम जिंदगी में काम कर सके, चल सके, फिर सके, खा सके। अब रात को जब नींद में होते हैं तो हमारी ब्रेन फ्रीक्वेंसी बीटा से अल्फा और फिर थीटा में चली जाती है।
सही। थीटा के बारे में कहते हैं कि ये यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी है, तो इस सही। कायनात में जो नशरियात जारी है, जो Connection। ब्रॉडकास्ट हो रही है, वो हम पिक कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात अक्सर सुनने को मिलती है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी पाक हस्तियों का उन्हें जो है वो ख्वाबों में दीदार हुआ या उनसे मुलाकात हुई, तो अक्सर औकात फिर ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता है कि जी फ़लाँ तो इतना नेक नहीं है तो उसको मिलने कि आते उसे इस तरह के ख्वाब कैसे आते हैं, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन होती है? देखिए, पहली तो चीज ये है कि अगर आपने किसी ख्वाब में किसी पाक हस्ती को देखा है, तो आपको क्या सबूत है वो पाक हस्ती है, क्योंकि आपने जिंदगी में तो उसको नहीं देखा ना। जी हम्म, सही। ये तो कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, ये आपका वहम भी हो सकता है। लेकिन जो वाकई अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, औलिया कराम, उनको जब ख्वाब आते हैं तो उसमें वो फिर पाकीज़ा हस्ती को देख, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत या उनका दीदार नसीब होता है, वो हर एक इंसान को नहीं होता। बिल्कुल। हर इंसान ख्वाहिश जरूर करता है कि बेशक। ख्वाब में मैं दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करूं, लेकिन हो सकता है कोई और शख्सियत आती है, उसको वो ताबीर करता हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे आपने कहा कि फैमिली में कुछ लोगों को ऐसा ख्वाब आ जाता है कि अगर किसी ने दुनिया से जाना हो तो उनको ख्वाब आ जाता है, तो ऐसा मैंने भी देखा बहुत क्लोज कि ऐसा हुआ है। तो ऐसा भी इसलिए होता है कि या तो आपको तैयार किया जाता है इस चीज़ के लिए, या फिर कोई कनेक्शन है जो आपको बताता है इस दुनिया से उस दुनिया का कि ये होने देखिए, जा रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया का कनेक्शन है, अच्छा, ठीक है, मगर ये कनेक्शन जिससे फ्रीक्वेंसी होती है ना, अगर आप पुलिस की फ्रीक्वेंसी पे अपना वायरलेस रखें तो आपको पुलिस की सारी नशरियात मिलेगी। जी जी अब जी ये फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस स्टेट में हमारे पास नहीं होती। जब हम ख्वाब में होते हैं तो हमारा इख्तियार खत्म हो जाता है। जो हमारा शऊरी इख्तियार है वो नींद में हमें नहीं होता, तो उस शऊरी इख्तियार के ना होने की वजह से वो नशरियात जो हो रही है कायनात में, वो कहीं ना कहीं आपको उस ब्रेन फ्रीक्वेंसी पे जब आप होते हैं वो आपको आ जाती है, और चूंकि आप अवेक नहीं होते, तो बेदार डॉक्टर साहब, नहीं क्या होते, तो ख्वाब कोई की भी शक्ल में आम आप- आदमी, कोई भी नॉर्मल इंसान अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर सकता है कि वो अपनी ब्रेन जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको उस तरह से मैनेज कर पाए कि इस तरह से ख्वाब देख सके जो सच्चे होते हैं? देखिए, 1940 में लारेडो टेक्सास यूएसए में एक शख्स ने इस पे काम किया था। उसका नाम था होजे सिल्वा। उसने एक फिर प्रोग्राम बनाया जो दुनिया में बड़ा मशहूर हुआ कि अगर आपकी कोई चीज खो गई है, या आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या आप किसी मुश्किल में हैं, आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता, तो उसके लिए टेक्निक, उसको कहते हैं ड्रीम कंट्रोल इन ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक। उस ओह। टेक्निक के जरिए ख्वाब में आपको जवाब मिल जाएगा, कोई भी चीज मिल जाएगी, कौन सा रिश्ता सही है, कौन सी इन्वेस्टमेंट सही है, या फिर किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए इलाज करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। उसकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लोग करते हैं, उनको जवाब मिलता है। ख्वाब में डॉक्टर लोग साहब, जैसे कि इन्वेस्टमेंट आपने करते हैं। बताया अच्छा। कि मरहूमीन के हवाले से भी जी। ख्वाब आ जाता है, तो ऐसा तो वाकई हमने देखा कि हमारा तो ईमान भी है कि जो नेक रूहें हैं वो यहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं, अपने प्यारों से ताल्लुक़ रखती हैं, वो हर जुमेरात को आती हैं, किसी परिंदे की शक्ल में आती हैं आपके घर में तो उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खैरात किया करें और पढ़ा करें। तो ये जैसे आपने कहा कि आपके वालिद साहब ख्वाब में आए और उन्होंने पहले बता दिया, क्या जी। ऐसा हो सकता देखिए- है कि जो इस दुनिया से जी, गए बिल्कुल। हैं? देखिए, हमारे और मरहूमीन के दरमियान एक पर्दा है और कुछ नहीं है। बरज़ख, जो जिसको बरज़ख कहा जाता है कि जी रूहें जो है वो क़यामत से पहले बरज़ख में आलम रहती है। बरज़ख। बरज़ख को एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल है कि बरज़ख आलम जो है वो आलम क्या है, उस आलम के साथ जिंदा लोगों का क्या ताल्लुक है, मगर कनेक्शन है जरूर, क्योंकि ये सही। बेदरपा वाक़यात है, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं और हमारे घर में तो बहुत हुए। तो ये वाक़यात जो है ये साबित करते हैं कि जो चले गए दुनिया से। अच्छा, सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो महरूमीन है उनके पास एफर्ट करने की या एक्शन की ताकत खत्म हो जाती है, यानी वो अमल नहीं कर सकते किसी किस्म का। इंसान जब तक जिंदा है अमल कर सकता है, क्योंकि वो अमल नहीं कर सकते, वो सिर्फ आपको बताते कि ये काम मत करो, या ये काम अच्छा है, या ये प्रॉब्लम हो रही है तुम ये करो, मगर वो अमल नहीं कर सकते। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इंसान को समझना चाहिए कि जब तक जिंदा हो अमल अमल करो। करो, सही अमल करो, ताकि तुम्हारी आखिरत अच्छा बेहतर हो। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि कोई भी आम आदमी कैसे डिफरेंशिएट कर पाएगा कि जो ख्वाब उसको आ रहा है साइंटिफिकली वो एक पेशन गोई है, वो एक ट्रू इवेंट की तरफ निशानदही है, या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी सबकॉन्शियस जो है वो आपके साथ खेल रही है? आम आदमी को तो जी पता नहीं चल सकता, और मसला ये कि अगर ख्वाब की ताबीर पूछने भी जाते हो तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ख्वाब की ताबीर बड़े ऑब्जेक्टिवली बयान करते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं मुसलमान हूँ और मेरे पास एक मुस्लिम आएगा तो मैं ख्वाब की ताबीर अपने अकीदे के हवाले से, अपने जी, ईमान जी, के जी। हवाले से, अपने दीन के हवाले से बताऊंगा ना।
तो ख्वाब की ताबीर बनाने के लिए बड़ा जरूरी है कि बंदा बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, यानी वो साइंटिफिक बेसिस पे करे। तो अब साइंटिफिक बेसिस पे करने में भी प्रॉब्लम ये है कि उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जैक्टली। दुनिया में एक कॉन्फ्रेंस होती है हर साल अमेरिका के अंदर जो ड्रीम्स के ऊपर होती है कि ड्रीम में आजकल बड़ा काम हो रहा है। फॉर एग्जांपल ड्रीम यूनिवर्सिटी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चे को एक सबक है वो मुश्किल है, याद नहीं होता उसको, तो आप इसको रिकॉर्ड कर ले। रिकॉर्ड करने के बाद जब वो सो जाए उसको ऑटो प्ले के ऊपर डाल दे, पूरी रात वो बच्चा सुनता रहेगा। तो ख्वाब में उसको ऐसा लगेगा कि वो स्कूल के अंदर मौजूद है और टीचर पढ़ाई है, तो चांसेस ये कि बच्चा जल्दी याद कर सकेगा। इसी तरह बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जो ख्वाब में आप कर सकते हैं, जो आप बेदार हालत में नहीं कर सकते। उस पर बहुत तहकीक और बड़ा इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब जाते जाते एक और सवाल ये कि अगर आप ये जाते जाते ये भी बता दें कि कोई ऐसा तरीका है कार जिससे जो अनप्लेजेंट ड्रीम्स हैं या कोई ऐसे खौफनाक ख्वाब जो बहुत आते हैं लोगों को, उनसे वो जान छुड़वाना चाहें, वो डीप स्लीप चाहते हो कि उन्हें गहरी नींद आए। देखिए, नींद में दो मेन कैफियत होती है, एक रैम स्लीप, एक नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप में आपको ख्वाब आते हैं, नॉन रैम में ख्वाब नहीं आते। अब अगर बचपन में कोई ऐसे वाकयात हुए खौफनाक, दर्दनाक, अब्यूज हुए फिजिकली, सेक्सुअली, या फिर टीचर का डर है या माँ बाप में से कोई सख्त है, तो ख्वाब में वो नाइटमेयर्स आते हैं जिसको आप डरावने ख्वाब। एग्जैक्टली, नाइटमेयर। उसके लिए आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना जरूरी है। इसके कुछ सेशन होते हैं, खासकर हिप्नोसिस का काम होता है। हिप्नोसिस है वो आपके उस प्रॉब्लम को जो डीप रूटेड बचपन में है उसको निकाल कर जब कॉन्शियस लेवल पे लाएगा तो ख्वाब आना बंद हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों अच्छा शुक्रिया करना है। मैंने कहा एक लास्ट सवाल लास्ट सवाल ये कि जैसे आप ख्वाब देख रहे हैं और खतरनाक सा ख्वाब आ गया, खौफनाक, जिनमें जिन्नात वगैरह आपके ख्वाब में आते हैं और वो एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा आते हैं, तो ये क्या हमारे दिमाग में खौफ होता है या हकीकत में वाकई वो चीज़ें हमें आकर डराती हैं? देख, पहली तो चीज़ ये है कि एज लॉन्ग एज आप नापाकी की हालत में नहीं सोए तो आपको ऐसे ख्वाब नहीं आने चाहिए। अगर ये ख्वाब आता है इसका मतलब बचपन में जो डराया गया ना, जिन्ना, दूध, बाबा उठा जाएगा, ये कर जाएगा, ये आपके जहन में मौजूद है। ये आपको ख्वाब की शक्ल में आते हैं जब कभी आप स्ट्रेस में होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब, आपने अपना वक्त दिया है इस वक्त, और ख्वाबों की ताबीर क्या होती है, ख्वाबों की एक्चुअली में साइंस क्या होती है, इस हवाले से बात की। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तानी फाइटर्स के बड़े कारनामे की। तो दुबई में होने वाले कराटे कॉम्बैट 45 मुकाबलों में भारतीय गरूर खाक में मिला दिया गया है। पाकिस्तानी फाइटर्स ने रवायती हरीफ भारतीय फाइटर्स की खूब धुलाई की और लातों और मुक्कों से ऐसे वार किए कि वह सह ना पाए और उनकी हिम्मत मुकर्ररा वक्त से पहले ही जवाब दे गई। पहली फाइट में पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने भारतीय हरीफ पवन गुप्ता को इब्तिदा में ही नॉकआउट कर दिया, जबकि तीसरी और फैसलाकुन फाइट में कौमी टीम के कप्तान शाहजेब ने भारतीय कप्तान राणा सिंह को सिर्फ 20 सेकंड में ही मात दे दी। तो ये हमारे साथ मौजूद है दोनों गेस्ट जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तानी टीम के कप्तान एमएमए फाइटर शाहजेब रिंद और रिजवान अली। तो सबसे पहले बात करेंगे कौमी टीम के कप्तान एमएमए फाइटर शाहजेब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये बताइएगा, पाकिस्तानी टीम ने भारतीय हरीफों को इबरतनाक शिकस्त से दो-चार किया है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फाइटर्स की कारकर्दगी को भी खूब सराहा जा रहा है, तो भारतीय हरीफ को शिकस्त देने पर कितना फख्र महसूस कर रहे हैं आप? ये जो है फाइट हुई थी कराटे कॉम्बैट में, जो कि दुबई में हुई थी। इसमें जो है टीम पाकिस्तान का जो है मैं कैप्टन था। इसमें टोटल 3 लड़के थे, जिसमें जो है पाकिस्तान ने एक फाइट विन की, एक लॉस की और थर्ड फाइट मेरी थी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह टीम पाकिस्तान का कैप्टन था। तो पाकिस्तान का नाम मैंने रोशन किया। फर्स्ट राउंड में ही इंडियन अपोनेंट को मैंने फिनिश किया और उसके बाद जो है मैंने एक पीस का मैसेज दिया, क्योंकि जो मेरा इंडियन अपोनेंट था वो जो है बहुत ज्यादा बातें कर रहा था फाइट से पहले, और उसके बाद जो है मुझे उसने गालियां दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में। तो ये मेरे ऊपर एक बहुत ही प्रेशर था और मुझे जो है मैं पहले उससे में भी था उसके ऊपर, लेकिन फिर मुझे एक पीस का मैसेज भी देना था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है फाइट विन की और मैंने अपने गुस्से को काबू रखा। और उसके बाद जो है मैंने इंडियन फ्लैग उठाया और पाकिस्तान फ्लैग उठाया, दोनों को एक साथ की, और मैंने एक पीस का मैसेज दिया। और ये सबको पैगाम मैंने दिया कि अगर आप हमें गाली भी दोगे, आप हमें पत्थर मारोगे, हम पुलिस से उसका जवाब देंगे। तो एक पीस का मैसेज था और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैसेज पूरी दुनिया में जो है वायरल हुआ है। इंडियन जो मेरे फैंस है वो उनको बहुत ज्यादा, इंडियन जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। इंडियन जो सेलिब्रिटीज है वो सब शेयर कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है मेरा जो मैसेज था वो पूरी दुनिया को और पूरे इंडियन और पाकिस्तान के लोगों को पहुंचा। बहुत अच्छा किया आपने शाहजेब, आपने भारतीय फाइटर राणा सिंह को सिर्फ 20 सेकंड्स में ही राउंड डाला। कहाँ से इसकी प्रैक्टिस की, तरबियत हासिल की? ट्रेनिंग तो मेरी बहुत ही टफ रही थी, क्योंकि मैं आपको पता है यूएसए में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। पे मेरे जो कोचेस है
बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोचेज है पूरी दुनिया में। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग जो है मैं रमज़ान में भी ट्रेनिंग कर रहा था। रमज़ान में जो है यहाँ रोज़े रख के और वहाँ पे मैं जो ट्रेनिंग कर रहा था अंग्रेज काफिर मतलब जो हमारे अंग्रेज थे उनके दरमियान में, क्योंकि वहाँ पे कोई रोज़ा नहीं होता लेकिन मैं रोज़ा था और रोज़े के बीच में मैं जो है फाइटें करता था उनके साथ। ओह। बहुत ही टफ ट्रेनिंग कैंप थी, मतलब बहुत मुश्किल था रोज़े रमज़ान में जो है ट्रेनिंग करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि हमारा जो है अपोनेंट है, इंडियन अपोनेंट है, इसके खिलाफ मैं जो है फाइट नहीं हार सकता। तो इसके लिए मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी और मुझे उस पे गुस्सा भी था। वो जो है बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था कि मैं रिंग में आपको ये करूँगा, मैं आपको वो करूँगा। और उसके बाद ये जो है हमारे मुल्क का नाम था, इसमें जो है मैं पीछे नहीं हट सकता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने ट्रेनिंग में लगाई और फाइट में लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आपके सामने है। उसको मैंने जो है फर्स्ट राउंड में ही फिनिश कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का झंडा मैंने पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। तो शाहज़ेब ये भी बताइएगा कि मुकाबले के बाद भारतीय सुपरस्टार सलमान खान ने भी आपसे मुलाकात की, क्या कहा सलमान खान ने आपको? जी, बिल्कुल, फाइट के बाद जो है सलमान खान से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया। वहाँ पे और भी बहुत बड़े-बड़े एक्टर्स थे, सलमान खान का पूरा टीम था और संजय दत्त का बेटा भी था और वहाँ से सलमान खान से मैं मिला, उसने मुझे संजय दत्त के बेटे से भी इंट्रोड्यूस करवाया और उसने मुझे कहा, "क्या आप हर किसी को 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो?" तो मुझे बैक स्टेज पे वो कह रहे थे कि जब आप फाइट में एंट्री कर रहे थे, मुझे पता चल गया था आपके कॉन्फिडेंस से कि आप जो है ये फाइट जो है जीतोगे। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उसके बाद मुझे उसने कॉल की, फिर मुझे बुलाया, मैं बैक स्टेज चला गया, उसने कॉल की मुझे, फिर बुलाया कि आ जाओ हमें आपसे मिलना है। तो उसके बाद मैं उनसे काफ़ी देर बैठा रहा, अच्छी खासी उनसे गपशप लगी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे और बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो पीस का मैसेज दिया उनको भी पीस का मैसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और ये जो है हमारे जो 2 मुल्क है उनके खिलाफ जो है मेरा ये गोल था कि इन दोनों मुल्कों के खिलाफ जो है पीस लेके आऊँ और ये जो मेरा मैसेज था वो मैंने डिलीवर कर दिया। ठीक है, मैसेज सलमान डिलीवर खान कर ने जो दिया। है आपको सपोर्ट किया और बड़ा अच्छा लगा हमें भी देखकर कि उनकी जानिब से आपको सपोर्ट किया गया। तो हुकूमत की जानिब से कोई सहूलत फराहम की गई है आपको और क्या पैगाम देंगे आप? ठीक है, मेरे ख्याल से कोई कनेक्शन इशू हो जी, जी। गया तो रिजवान से बात करते हैं। रिजवान अली हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल रिजवान, आप ये बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम ने भारतीय हरीफों को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है, तो भारतीय हरीफ को शिकस्त देने पर आप कितना फख्र महसूस कर रहे हैं? फख्र महसूस हो रहा है क्योंकि पूरी कौम की दुआएं थी पीछे और मेरे माँ बाप की दुआएं थी ऑब्वियसली। और उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की थी इसके लिए। मैं पिछले 3 महीने से कैंप किया था मैंने थाईलैंड में और उसके बाद मैं अपने पाकिस्तान में आया रमज़ान की वजह से। फिर रमज़ान में मैंने ट्रेनिंग की, 2 टाइम रोज़ा रख के ट्रेनिंग करना बड़ी मुश्किल है और क्योंकि फाइट थी मेरी बहुत बड़ी और इंडिया के अगेंस्ट, तो इसके लिए मैंने मेहनत की तो अल्लाह ताला ने कामयाबी। ठीक है रिजवान, अच्छा भारत के खिलाफ कोई भी मुकाबला हो, किसी भी सतह पर हो, पाकिस्तानियों का जज्बा दीदनी होता है और जो मतलब जोश होता है वो किसी और लेवल पे ही होता है। तो पहले राउंड में ही आपने भारतीय हरीफ को नॉकआउट किया, जब मैदान में उतरे थे क्या सोच थी आपकी? पहले प्लान किया हुआ था, इवन के ट्रेनिंग में हम ऐसे ही प्लान पे थे कि हमने पहले राउंड में से नॉकआउट करना है, क्योंकि हमने तकरीबन 2 महीने के हमने वही ट्रेनिंग की हुई थी जो हमने एग्जीक्यूट करना था वहाँ पे। और उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि हम पहले राउंड में ये फाइट लेके जाएंगे, तो हमने वैसा ही किया जिस तरह हमने बोला था। रिजवान बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आपको और शाहज़ेब को, आप दोनों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और फ्यूचर के लिए भी आपको बेस्ट विशेज़ हैं कि आप इसी तरह से जाएं, मुख्तलिफ मुकाबलों में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और शाहज़ेब स्पेशली आप वाकई 20 सेकंड्स में अपने हरीफ को नॉकआउट कर दिया करें। वेरी गुड। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।